नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे विलफुल डिफॉल्टर हेतु समाधान समझौते की, यानी कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट और विलफुल डिफॉल्टर्स। ये आरबीआई की तरफ से एक जो ये सर्कुलर आया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। और किसी भी इकोनॉमी के लिए जो चैलेंजेस एसोसिएटेड है वो यहाँ हम जानेंगे। उसी के साथ साथ पहले हम बात करेंगे विलफुल डिफॉल्टर की, कि विलफुल डिफॉल्टर होता क्या है, और उसी के साथ साथ जो समाधान समझौता है, आरबीआई ने जो मुख्य बिंदु यहाँ पे हाईलाइट किए हैं और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले सबसे पहले अगर हम बात करें विलफुल डिफॉल्टर की, तो विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है? देखिए, जब भी कोई बोरोवर, जो कि एक इंडिविजुअल और कंपनी हो सकती है, जो लोन ले रहा है, ठीक है, तो जिसने लोन लिया वो बोरोवर कहलाता है, वो डिफॉल्ट कर जाता है पेमेंट पे। ठीक है, तो ये जो एक इंटेंशन होता है पैसे ना चुकाने का, जो कि डेलिब्रेट हो सकता है कि क्षमता है लेकिन उसके बावजूद भुगतान करने की जो ये चूक हो जाती है, उसी को हम विलफुल डिफॉल्ट कहते हैं। तो जब पूंजी का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए वित्त प्राप्त किया गया था, लेकिन ऋण लेने वाला द्वारा ऋण समझौते में परिभाषित उद्देश्य से अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्राप्त पूंजी का उपयोग किया जाता है, तो वो भी एक विलफुल डिफॉल्ट है। उसी के साथ साथ जब इस प्रकार के संदेह की स्थिति हो जिसमें उधार लेने वाले ने धन की जो हेरा फेरी की है और उसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया जिसके लिए उधार लिया गया है, इसके अतिरिक्त उसके पास ऐसी कोई संपत्ति उपलब्ध नहीं है जो उसके द्वारा फंड के इस तरह के उपयोग को उचित ठहराती है, तो यही वो इशू है जिससे रिलेटेड सबसे पहले यहाँ जानना जरूरी था कि विलफुल डिफॉल्ट क्या होता है। और अब हम जानेंगे कि इससे रिलेटेड जो ये अभी रिसेंट में जो बयान आया है आरबीआई का, वो क्या कहता है। तो किस तरीके से जो है ये टॉपिक चर्चा में आया है, अभी फिलहाल में जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है एक सर्कुलर, जहाँ पे जितने भी विलफुल डिफॉल्टर्स हैं और कंपनीज जो इस चीज में इन्वॉल्व हैं उन सबको अलाउ किया है ताकि वो ऑप्ट कर सके कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के लिए और टेक्निकल राइट ऑफ्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्कुलर है वो प्रोवाइड किया गया है, वो प्रोवाइड करा रहा है गाइडलाइंस बैंकों के लिए और फाइनेंस कंपनी के लिए कि किस तरीके के, अगर इस तरीके के केसेस अगर आते हैं तो उन्हें किस तरीके से हैंडल किया जाए। जो यहाँ पे जो प्रमुख बिंदु रहेंगे देखने को जो सर्कुलर से रिलेटेड है, सबसे पहले अगर हम बात करें समाधान समझौता और तकनीकी राइट ऑफ के बारे में, यानी टेक्निकल राइट ऑफ्स, कंप्रोमाइज सेटलमेंट एंड टेक्निकल राइट ऑफ्स के बारे में, तो जो बैंक है और फाइनेंस कंपनीज हैं वो ले सकते हैं कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट और टेक्निकल राइट ऑफ्स, ताकि जो अकाउंट्स हैं उनको कैटेगराइज किया जा सके विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉड में, और इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है डेबिटर के अगेंस्ट हो रही है। तो आरबीआई का जो सर्कुलर है ये सुनिश्चित करते हुए इन निपटान को सक्षम बनाता है कि आपराधिक कार्यवाही अप्रभावित रहे, तो किस तरीके से बिल्कुल अनअफेक्टेड रहे। वहीं पे अगर बात करें नए ऋणों हेतु कूलिंग पीरियड की, यानी कूलिंग पीरियड फॉर फ्रेश लोन्स की, सो बैंक्स जो है यहाँ पे जो बैंक जो होंगे उन्हें इम्पोज करना पड़ेगा एक मिनिमम कूलिंग पीरियड, जो कि 12 मंथ्स का, यानी 12 महीने का जो कूलिंग पीरियड बताया जा रहा है, ताकि उस जो फ्रेश लोन्स है, अगर आप फ्रेश लोन्स की बात कर रहे हैं तो उससे पहले 12 महीने का एक कूलिंग पीरियड उन्हें रखना आवश्यक होगा बोरोवर्स के लिए। और जो ये उन्हीं के लिए है जो कि कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट में गए हैं। और उसी के साथ साथ कूलिंग पीरियड कृषि ऋण के अलावा अन्य जोखिमों पर भी लागू होता है। तो यहाँ पे जो है विनियमित संस्थाओं के पास उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के आधार पर दीर्घकालिक कूलिंग पीरियड निर्धारित करने का अधिकार होता है। यहीं पे अगर कुछ कंसर्न्स की बात करें, कुछ चुनौतियों की बात करें, तो सबसे पहले जो है एक पब्लिक मनी की जब हम बात करते हैं, यानी सार्वजनिक धन की जो वहां पे संभावित हानि, जो पोटेंशियल लॉस यहाँ पे हो सकता है, तो बैंक्स ने पूर्वतः पहले कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट जो किए थे उससे उन्हें काफी हद तक लॉस हुआ और इसी के साथ साथ उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि समाधान समझौतों की अनुमति देने से बड़े धोखेबाजों और बकायेदारों को बढ़ावा मिल सकता है। तो समाधान समझौते की अनुमति देने से एनपीए की जब हम बात करते हैं तो वो जो है
कृत्रिम रूप से कम हो जाएगा और भले ही वित्तीय नीतियां अस्थिर हो। तो अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक अकाउंट की जो जो टोटल ग्रॉस एनपीएस के बारे में हम बात करते हैं, तो कुल सकल एनपीए में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एक काफी बड़ा हिस्सा है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए कुल एनपीए का लगभग 72% है। तो बाकी निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों और छोटे वित्तीय संस्थानों का एनपीए है। यहीं पे अगर बात की जाए, जो पीएसबी है, पीएसबी को सरकार द्वारा पुनर्पंजीकृत किया जाता है जिससे जनता के पैसे का नुकसान होता है। तो ये एक मुख्य यहाँ पे कंसर्न जो है देखा जा रहा है। वहीं पे अगर बात करें डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स की, यानी जो ऋण वसूली न्यायाधिकरण है के जो मुद्दे हैं उससे रिलेटेड काफी सारे इश्यूज हैं यहाँ पे। ऐसे भी इंस्टेंसेस रिपोर्ट किए गए हैं जहां पर बैंक्स जो है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट में एंटर हो गए हैं और उन्होंने किसी तरीके की भी इंफॉर्मेशन डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स को नहीं दी है। तो यहाँ पे जो सूचित करना है बहुत ज्यादा जरूरी है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स को और बैंक की तरफ से। जब ये कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट होता है बिना किसी इंफॉर्मेशन के, तो एक बहुत बड़ा चिंताजनक विषय बन जाता है। वहीं पे बात करें, एर्नाकुलम में डीआरटी ने एक ऐसी स्थिति देखी है जिसमें एक समझौता किया गया था लेकिन बैंक सहमति डिक्री को सुरक्षित करने में विफल रहा और काफी समय तक डीआरटी से निपटन को गुप्त रखा गया। तो ये एक देखेंगे। इसी के साथ साथ ये एसेट जो हम बात करते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और आईबीसी दोनों के महत्व को काफी हद तक कम कर रहा है। तो ये भी एक चिंताजनक विषय यहाँ पे बना हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करें कि समाधान समझौते के लाभ के बारे में, तो जो सबसे पहला जो इसका बेनिफिट्स की हम बात करें तो सबसे पहले है कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट की जो है रिडक्शन होने में काफी फायदेमंद रहेगा ये। तो समाधान समझौता बकाये की शीघ्र वसूली की सुविधा प्रदान करता है और कानूनी खर्चे और उससे जो अन्य संबंधित लागतों को कम करके बैंकों की लागत को काफी हद तक बचाता है। वहीं पे ये देखा गया है कि जो अंतर्निहित उद्देश्य कम समय सीमा के भीतर अधिकतम संभव सीमा तक देय राशि की वसूली करना है। वहीं पे टेक्निकल राइट ऑफ यानी एनपीए रिडक्शन की हम बात करें तो बैंकों ने पिछले एक दशक में अगर बात करें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या फिर गैर निष्पादित परिस्थितियों को कम करने के लिए राइट ऑफ का काफी हद तक उपयोग किया है, जिसके परिणाम स्वरूप एनपीए का स्तर कम दर्ज किया गया है। वहीं पे राइट ऑफ का उपयोग लेखांकन और कर उद्देश्यों के लिए किया गया है, लेकिन चिंताएं मौजूद हैं कि इस अभ्यास ने बैंकों और कॉर्पोरेट्स को अपनी ऋण बुक और एवरग्रीन बनाए रखने की अनुमति दी है। तो यहीं पे साथ ही साथ जो बात करें कि जो कॉम्प्रोमाइज सेटल की हम बात कर रहे हैं, एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट यानी समाधान समझौते का जो उद्देश्य है अनपेक्षित बाजार जोखिमों के परिमाण स्वरूप गैर निषादित परिस्थितियां एनपीओ का सामना करने वाली आर्थिक रूप से बोझिल कंपनियों को महत्वपूर्ण मानवीय सहायता प्रदान करना है। तो एक तरीके से जो मार्केट रिस्क है उनसे बचाना है। वहीं पे जब हम बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? देखिए, एनपीए जो होते हैं उनके लिए लोन्स उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफॉल्ट रूप से है या मूलधन या ब्याज के निर्धारित भुगतान पर बकाया है। तो ज्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि ऋण को गैर निष्पादित के रूप में वर्गित किया जाता है जब 90 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए ऋण भुगतान नहीं किया जाता। तो जो पीरियड है यहाँ पे ये लिया गया है 90 डेज का। तो जो भी कृषि की यदि तभी फसली मौसमों के लिए मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता तो जो ऋण को एनपीए के रूप में वर्गित किया जाता है। वहीं पे अगर बात की जाए ग्रॉस एनपीए की, तो ग्रॉस एनपीए क्या होता है? वो सम होता है सभी लोन्स का जो कि इंडिविजुअल्स ने डिफॉल्ट किए हैं। उसी के साथ साथ नेट एनपीए यानी कुल एनपीए की अगर हम बात करें तो नेट एनपीए वो अमाउंट होती है दैट इज जो रियलाइज की जाती है जिसमें से कुछ अमाउंट जो है डिडक्ट करी जाती है, यानी कुल एनपीए वह राशि है जो प्रधान राशि को सकल गैर निष्पादित जो परिसंपत्तियों से घटाए जाने के बाद प्राप्त होती है। तो यहाँ पे क्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में यही मुख्य अंतर है। वहीं अगर बात करी जाए तो ऐसे कानूनों की, एनपीए से संबंधित कानून और प्रावधान की, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बैड बैंक की।
तो जो बैड बैंक जो है भारत में उसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड NARCA के नाम से माना जाता है, और ये NARCA एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर काम करती है। तो जितने भी स्ट्रेस लोन्स की हम बात करते हैं वो उसी से रिलेटेड ये सारा काम होता है। तो ये बैंकों से खराब ऋण खरीदेगा जिससे उन्हें NPA से राहत मिलेगी, और इसके बाद NARCA संकटग्रस्त ऋण खरीदारों को दबावग्रस्त ऋण बेचने का प्रयास करेगा। तो सरकार ने अगर देखा जाए पहले ही इन तनावग्रस्त संपत्तियों को बाजार में बेचने के लिए इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL जो है की स्थापना की है, और उसी के साथ साथ उन्हें बाजार में बेचने का जो IDRCL है उन्हें बाजार में बेचने का काफी हद तक प्रयास करेगी। वहीं पे अगर बात की जाए वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित का परिवर्तन, यानी अब हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 की। तो अगर हम बात करें इस एक्ट की तो ये अलाउ करता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ताकि जो भी वो कोलैटरल एसेट्स हैं और उनका पोजीशन ले सके और इसी के साथ साथ उन्हें बेच सके, ताकि जो उनके जो ड्यूज हैं वो उन्हें वो रिकवर कर सके बिना कोर्ट की जो है यहाँ पे किसी भी तरीके की इंटरवेंशन के बजाय। तो इसी तरीके से ये सुरक्षा हितों के प्रवर्तन के लिए प्रावधान प्रदान करता है, और उसी के साथ साथ बैंकों को डिफॉल्ट उधारकर्ताओं को जो है डिमांड नोटिस जारी करने की भी अनुमति देता है। तो डिमांड नोटिस जो है वो जो डिफॉल्ट बोरोवर्स होते हैं उन्हें जारी किया जा सकता है। उसी के साथ साथ बात करें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की, यानी दिवाला और दिवालियापन सहित IBC कोड की 2016। तो ये जो IBC की हम बात करते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है पूरे इंसॉल्वी एंड बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन प्रोसेस का। तो एक ढांचा प्रदान करने की इसमें वो क्षमता है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य यही है कि तनावग्रस्त संपत्तियों के जो समयबद्ध समाधान को सुगम बनाना और लेनदारों के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है। तो IBC के तहत एक देनदार या लेनदार एक डिफॉल्ट उधारकर्ता के विरुद्ध दिवाला कार्रवाई शुरू कर सकता है, और प्रक्रिया की देखरेख के लिए ये राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT और भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता बोर्ड यानी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI जो है की स्थापना करता है। वहीं पे अगर बात की जाए DRT के पास एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक बकाया ऋणों की जो वसूली से संबंधित मामलों को सुनने और निर्णय लेने की भी यहाँ पर शक्ति है। वहीं पे अगर हम बात करें द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 की, तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की, तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये गवर्न करता है जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होती है जो लेंडर्स और बोरोवर के बीच में होती है। तो ये जो ऋण समझौते नियमों एवं शर्तों डिफॉल्ट तथा भुगतान न करने की स्थिति में उधारताओं के लिए उपलब्ध उपायों हेतु कानूनी ढांचा स्थापित करता है। तो एक तरीके से एक लीगल फ्रेमवर्क जो है लोन अग्रीमेंट्स के लिए जो उसकी टर्म्स रहेंगी, कंडीशंस रहेंगी, डिफॉल्ट और साथ ही साथ रेमेडी जो है प्रोवाइडर्स जो लेंडर्स जो है उन्हें प्रोवाइड कराने के लिए अगर नॉन पेमेंट हो रही है, अगर जो किसी भी जो एक लोन की है नॉन पेमेंट यहाँ पे हो रही है। वहीं पे अगर बात की जाए कि क्यों ये विषय ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है, देखिए किसी भी इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बैंकों पर निर्भर करती है, और किसी तरीके से अगर इतने ज्यादा लोन्स का डिफॉल्ट मार्केट में होने लगेगा तो एक जो है ये एक चिंताजनक जो है टॉपिक बन जाएगा। उसी के लिए जो बहुत जरूरी है जो रिकवरी की प्रोसीडिंग्स हो वो समय पर होती रहे, वो कार्रवाई होती रहे। उसी के साथ साथ NPA रिकवरी की जब बात करते हैं NPA वसूली का यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्व है। जमाकर्ताओं और धारकों के हित की रक्षा के लिए NPA की वसूली यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, और जनहित पर जो है जैसे कि हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं वहां पे विचार करना बहुत जरूरी है। तो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स के लिए समाधान समझौते के दौरान की अगर हम बात करें सार्वजनिक क्षेत्र की जो संस्था होने के नाते बैंकों को उधारकर्ताओं के जो हितों पर है
कर भुगतान करने वाली जनता के हितों पर भी विचार करना चाहिए। तो जो कंसिडर है, आपको देखना पड़ेगा कि जो जो पब्लिक है टैक्स दे रही है, और इसका भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो आज की चर्चा में हमने जाना कि क्या है ये पूरा मामला, और किस तरीके से जो विलफुल डिफॉल्ट है अगर हम बात करते हैं, उसे सेटल करना किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मुख्य बिंदु यहाँ रहे वो थे आरबीआई के बारे में, उसी के साथ साथ हमने जाना डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में, और हमने जाना कि किस तरीके से जो चैलेंजेस हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के, वो बरकरार बने हुए हैं। धन्यवाद। इसी चर्चा को हम यही अंत करेंगे। धन्यवाद।